तलत साहब ने अगेन हमें ज्वाइन किया है। तलत साहब, आपको याद होगा कल जब मुकालमा हो रहा था तो ये रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी सिक्योरिटी के हवाले से प्लान मांगा गया है निगरान पंजाब सेटअप से। तो कल ये कहा गया कि जी देखिए, अगर बर्री फौज जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप नेवी या एयरफोर्स से कहें, मतलब उनकी खदमात आप ले लें। तो आपने क्या, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आप जर्नलिस्ट की फील्ड से आपका ताल्लुक है, क्या आपने उस पूरे टाइम में कभी देखा है कि बर्री फौज या फिर रेंजर्स अगर लिंक अप नहीं हो रहे या वो अवेलेबल नहीं है तो हम एयरफोर्स या नेवी से खिदमत हासिल कर रहे हो? जी, कल हमने बहुत सी हैरानकुन बातें सुनी और आज उन हैरानकुन बातों का अमली मुजाहरा भी हमने देख लिया। कल तो हमने ये भी आर्गूमेंट सुना कि रिटायर्ड लोगों को भी आप बुला लें। तो कल जो मोहतरम जज साहबान थे वो फाइनेंस के एक्सपर्ट भी थे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के एक्सपर्ट भी थे, वो दिफा के एक्सपर्ट भी थे, सिक्योरिटी के मामलात के एक्सपर्ट भी थे, वो इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट भी थे। कल हमने बहुत सारे मामलात जो है वो बड़े मुहैयर और लकूल किस्म के देखे हैं, बड़े अकल को हैरान कर जाने वाले देखे हैं। लेकिन आज जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अंदर जिस किस्म के सुकम और कमजोरियां आपको नजर आती हैं वो उससे भी ज्यादा हैरान कौन है। क्योंकि जिस तरह अभी अल्लाह साहब फरमा रहे थे कि इस ऑर्डर को होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे पहले 4 जज साहबान इस तमाम मामले को फारिग कर चुके हैं। एक तो ये बहुत बड़ी अजीबोगरीब किस्म का इशू है। अगर इसके अंदर जज साहबान ने अपनी तरफ से उस मामले को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन 4 जज साहबान की जो जजमेंट है और उनका तफसीली फैसला है जिसके अंदर उनकी रिफ्लेक्शंस है जो डॉक्यूमेंटेड है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो एक पैरे के अंदर इसको रद्द कर देने से जायल नहीं हो जाती। दूसरी बात, आपने अभी जिक्र किया कोर्ट के अंदर के मामलात का, तो कोर्ट के मामलात से तो बिल्कुल वाज़ेह है, मामला साहब इज एब्सोल्युटली राइट कि कोर्ट का लार्जर बेंच अपने जज साहबान के फैसले को अज खुद तब्दील या रद्द नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि रिव्यू का एक बाकायदा अमल है और उसके बाद अगर उस तशरीहाती अमल के अंदर आप फैसला तब्दील करें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें सितम ज़रीफी कि जो जज साहबान हमें ये बता रहे हैं कि सियासी मसाइल को आपने डायलॉग के जरिए हल करना है, वो अपने जज साहबान के साथ डायलॉग करने पर तैयार नहीं है। जो जज साहबान हमें ये बता रहे हैं कि सियासी मामलात को बिल बैठ के तय करना है, साझा मामला है, उस साझा और बड़ा बेंच बनाने पर तैयार नहीं है। जो जज साहबान हमें ये बताते हैं कि आपने कैसे कोर्ट के फैसलों से हर हाल में उन पर अमल दरामद करना है, इनहराफ नहीं करना, वरना आपको सजा दी जाएगी। अपने जज साहबान के फैसले जो है वो पहले रजिस्ट्रार के जरिए फारिग करवाते हैं और फिर उसके ऊपर एक बड़ा बेंच बना देते हैं। वो जज साहबान जो हमें बताते हैं कि इंतखाबात का मामला इंतहाई संजीदा है, कौमी सिक्योरिटी इसके साथ मुंसलिक है, वो एक सूबे में यानी पंजाब में जी तलत हुसैन साहब क्या ये कंप्लीट करने दीजिए। पंजाब में तो इंतखाबात के मामले के ऊपर एक बाकायदा शेड्यूल जारी करवाते हैं, इन्फोर्समेंट करवाते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का मामला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देते हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो आपने जो फरमाया था कि मैंने क्या कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है हम सब ने, लेकिन जिस ऑडेसिटी के साथ एक खास अंदाज से कोर्ट को चलाया जा रहा है, ये बहुत रेयर है पाकिस्तान में। बिल्कुल तलत हुसैन साहब, जिस तरह से आपकी बात के दौरान ही ये सवाल उठ रहा है कि ठीक है अदालत का इस्तेहकाक है, चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक है, जिस तरह आपने कहा कि अदालत के अंदर ही आरा तकसीम है, तो जो कल चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की कि फुल कोर्ट मीटिंग वो कर लेते हैं, उसमें जजेस की तमाम को शामिल करके आरा ले लेते हैं, तो क्या ये इस फैसले से पहले हो जाता तो वो ज्यादा बेहतर ना होता, ताकि वो आरा इस फैसले में भी शामिल हो जाती? देखिए, चीफ जस्टिस का कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये हमें बहुत बड़ा एक अजीब-ओ-गरीब किस्म का नोशन है। ये पाकिस्तान की फौज नहीं है जी, ये इंटेलिजेंस का इदारा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंदर तमाम जज जो है वो इक्वल है। वन जज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द चीफ जस्टिस इज मोर इक्वल देन द अदर्स ओनली इन स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, जो मानला साहब फरमा रहे थे। जी जी, चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जज मिला के सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। किसी जगह पर आइन में आपको चीफ जस्टिस के इख्तियारात का जिक्र नहीं मिलता, हर जगह पर आइन में आपको सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का जिक्र मिलता है। तो ये जो अभाम है, ये जो हमने थ्योरी बनाई हुई है कि चीफ जस्टिस ने चूंकि ये कर दिया है लिहाजा वो ठीक है, उसकी कोई कानूनी उसका कोई वजूद नहीं है। अब चीफ जस्टिस साहब ने अगर मुशावरत का अमल शुरू किया होता अपने यहाँ, अगर उन्होंने लार्जर बेंच की इस्तदा को जो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दी उसके ऊपर काम करा होता, अगर जज साहबान जो खुद नोटिस के बारे में उनको कह रहे थे कि आपने जी ठीक है। तलत साहब, आपकी ना आवाज ड्रॉप हुई है, मैं चाहूंगी हम दोबारा से आपको कनेक्ट करें और फिर आप अपनी बात मुकम्मल करें।
अमान अल्लाह कनरानी साहब से जरा आपकी इस गुफ्तगू पे मैं कमेंट लेना चाह रही हूँ। अमान साहब प्लीज कमेंट कीजिएगा जो अभी तलत साहब फरमा रहे थे। देखिए, तलत साहब सही फरमा रहे हैं कि वो जो हमारे चीफ जस्टिस है उसका कहीं पर भी आइन में, कानून में, रूल्स में, इवन देन वो 1980 के रूल्स के अंदर भी ये कहीं नहीं लिखा है कि सोमोटो के जो केसेस हैं उनको किस तरह लिया जाएगा, किस तरह के बेंचेस बनाए जाएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। यही तो मसला अलमिया है और इसी काम के लिए अभी पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन की है। जाहिर बात है सदर साहब ने उसके अंदर रोड़े अटकाने हैं। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 25 दिन वो इसमें ले सकते हैं। 25 दिन तक जो है ये लॉ जो है नहीं आएगा, मगर 25 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो है आपको ये प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो ये तमाम चीज़ें रिव्यू होंगी और जो अख्तियारात मिलेंगे तीनों जज साहिबान को जो सीनियर तरीन होंगे, तो लामाला वो इस चीज़ को भी देखेंगे और लामाला उसके अंदर ये भी होगा कि इनके खिलाफ अपीलें भी आएंगी और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो ये कबल अज़ वक्त है, ये जो फैसला है एक तो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के खिलाफ है, फिर ये फैसला ये जो रिव्यू, पार्लिमानी रिव्यू के उस ज़मरे में भी आता है जब पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो इन्फोर्स होगा। तो यकीनन ये हतमी फैसला नहीं है और इसके ऊपर अभी तक बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ आइन सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार देता है बतौर अदलिया, तो उसमें उसी आइन में जो अख्तियारात हैं रियासत के 3 सतून हैं, मुकन्ना है, अदलिया है और इंतज़ामिया है। इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अदारा है, आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 है, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस, उस इन्फ्लुएंस के अंदर किसी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हुकूमत का हो, चाहे किसी फर्द का हो। तो इलेक्शन कमीशन आईनी लिहाज से पाबंद है किसी का इन्फ्लुएंस कबूल न करे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन अपने, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही थी। उसने कहा जी हम आपके मातहत नहीं है, हम आपके हुक्म मानने के पाबंद नहीं है। ये तो उसकी बात है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुका है जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम। एक बात मगर मैं अब आपको बार बार ये अर्ज करूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं, मैं तो अपने सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। मेरे सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से 4 जजों ने इस जो सो मोटो इसको रद्द कर दिया है। तो मेरे लिए अददी लिहाज 4 ज्यादा होते हैं, 3 कम होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती फैसला है, मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। हम इससे क्यों आंख ओझल कर लेते हैं? मैंने अर्ज किया कि हम अपने 4 जजों को डिसग्रेड, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब एक जजमेंट अभी तक मौजूद है जो जस्टिस काजी फाइद ईसा का है, जो 29 मार्च 2023 को उन्होंने पास किया है, और एक लेजिटिमेट बेंच था, चीफ जस्टिस साहब ने बेंच खुद बनाया था, राइट और रॉन्ग उसका फैसला आया है। चीफ जस्टिस साहब को पहले तो सुझाई नहीं दिया और उन्होंने जो है रजिस्ट्रार के जरिए उसको कालादम करने की कोशिश की और उस पर काजी साहब ने लेटर लिखा, तौहीन अदालत का इंदिया दे दिया। कल इसको रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत में अंदर किया जा सकता है, उसकी नौकरी खत्म हो सकती है। फिर भी काजी साहब ने उसके साथ रियायत की और गवर्नमेंट को कहा इसको वापस बुलाया जाए।